फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज़ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत के विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। ऐसे महापुरुष जो समाजवादी होने के साथ साथ राष्ट्रवादी भी हुए हैं और उन्होंने न केवल अपने परिवार और समाज के बारे में सोचा बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार बना लिया और दिन रात एक ही चीज़ सोचते रहते थे कि इस देश को समृद्ध और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाले हैं जिसको आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में नहीं जानता तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट वो इस वीडियो को देखे और उस महापुरुष की ज़िंदगी से जुड़े संघर्ष को जान सके। दोस्तों, आज हम उस महापुरुष की बात करने वाले हैं जिसे भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में एक बच्चा भारत की किस्मत लेकर पैदा होता है। इनके पिता न ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास पैसा था। इनके पिता का काम मछुआरों को नाव किराए पर देने का था। एपीजे अब्दुल कलाम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब आप इनके नाम का मतलब भी जान लीजिए। ए से अबुल जो इनके परदादाजी का नाम था, पी से पाकिर इनके दादाजी का नाम था, जे से जैनुल आबदीन इनके पिताजी का नाम था और इनका खुद का नाम अब्दुल कलाम था। ये एक ही घर में 3 परिवार रहा करते थे और इनके 5 भाई और 5 बहनें थीं। इनके पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके संस्कार अब्दुल कलाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। तब ये 5 वर्ष के थे जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें घर घर न्यूज़पेपर बांटने का कार्य करना पड़ा, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही इतने मास्टरमाइंड थे कि इस कार्य को करने में भी इनके 2 उद्देश्य थे। इनका जो पहला उद्देश्य था वह यह था कि इस कार्य को करने से जो इनको पैसा मिलेगा वह परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में काम आएगा, और इनका दूसरा उद्देश्य था पढ़ना। जब ये साइकिल से न्यूज़पेपर बांटते थे तो उस समय चलते चलते पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ लेते थे। एक ऐसी ही घटना और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जब 8 साल के थे उस समय इनके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक मैथ्स के टीचर थे जो बहुत ही लोकप्रिय थे और बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ पढ़ाते थे, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि वे उसको ही फ्री में पढ़ाएंगे जो बच्चा सुबह 4 बजे उनके पास पढ़ने आ सकता हो। तो कलाम जी तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। इसी पढ़ने की रुचि के कारण वे सुबह 4 बजे उठते, तैयार होते और किसी भी बाधा की परवाह किए बिना हर सुबह अपनी क्लास लगाने जाते थे। और जब वे घर पर रात को पढ़ते थे तो उस समय पढ़ते हुए लाइट नहीं होती थी, वे लालटेन का यूज़ किया करते थे और उस समय उनके परिवार के पास लालटेन को जलाने के लिए केरोसिन ऑयल जो होता है वो लिमिटेड मात्रा में था। तो परिवार इनकी हेल्प करता था और खुद अंधेरे में काम करते हुए पूरा केरोसिन ऑयल इनको पढ़ने के लिए दे देता था। एक बार अपनी क्लास में ये एक मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ फर्स्ट बेंच पर बैठ गए तो टीचर ने इनको मारकर कहा कि तुम तो मुस्लिम हो और पुरोहित के बेटे के साथ क्यों बैठे हो, और इनको वहाँ से उठाकर पिछले बेंच पर बिठा दिया। तब इनको बहुत बुरा लगा था और तभी इन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी का वह मुकाम यह पिछले बेंच पर बैठकर ही हासिल करेंगे। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई स्कॉट हायर सेकेंडरी स्कूल से ली थी। एक बार गलती से ये गलत मैथ की क्लास में चले गए। वहाँ टीचर ने इनको मारा और बोले कि जब तुम्हें अपनी क्लास के बारे में नहीं पता तो तुम क्या मैथ पढ़ोगे। और ये बात इनके दिल को इतनी चुभ गई और इन्होंने मैथ्स की इतनी पढ़ाई की, जब रिज़ल्ट आया तो इनके 100 में से 100 मार्क्स आए थे। और ये देखकर इनके टीचर भी चौंक गए और उन्होंने इनको शाबाशी दी। एक बार टीचर क्लास को सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, क्लास को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर इनके टीचर इनको समुद्र तट पर लेकर गए और वहाँ समझाने लगे। जब इन्होंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, वहीं से इनके दिमाग में उड़ने की चाह और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के कंसेप्ट घर कर गए। बचपन से ही ये आसमान में उड़ना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया
और वहाँ से अपनी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। जब ये कॉलेज में थे तो इनको एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाने को बोला गया। जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया था वो टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इनके टीचर इनसे गुस्सा हो गए और बोले कि दूसरा डिज़ाइन बना कर लाओ वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दूंगा। इस बात से ये इतना डर गए और इन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की और बोले कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपको दूसरा मॉडल तैयार करके दे दूंगा। लेकिन टीचर ने सिर्फ इनको 3 दिन का टाइम दिया और बोले कि अगर 3 दिन में डिज़ाइन नहीं बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दूंगा। लेकिन इसके बाद ये 3 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए डिज़ाइन बनाने में लगे रहे। इसके बाद इन्होंने जो एक डिज़ाइन बनाया था वो टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आया और वे खुश हो गए। इसलिए बोला जाता है व्हाट हर्ट्स यू टुडे मेक्स यू स्ट्रॉन्गर टुमारो। इस तरह MIT से परीक्षा इन्होंने अच्छे मार्क्स से पास कर ली थी। वहाँ से निकलते ही इनके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटी थी। इसमें से एक थी MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और दूसरी इंडियन एयरफोर्स की। तो इनका तो ड्रीम ही उड़ना था, इसके लिए इन्होंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दिया और इंटरव्यू के लिए चले गए। वहाँ कुल 25 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, जिसमें से सिर्फ 8 लोगों के लिए वैकेंसी थी और इनकी रैंक 9th थी, जिसके कारण इनका वहाँ पर सिलेक्शन ना हो सका। इसके बाद इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वह था MOD। वहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिया और DRDO में सिलेक्ट हो गए और अपने काम में जुट गए। काम करते हुए ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए और वहाँ से ये प्रमोट होते चले गए। किसी को नहीं पता था कि यह कलाम भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है। ईयर 1963 को इनको सेलेक्ट किया गया कि ये नासा जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी ट्रेनिंग लेंगे। जब ये नासा में ट्रेनिंग कर रहे थे तो नासा इनके काम को देखकर इतना सरप्राइज़ हुआ कि उन्होंने इनको ऑफ़र दिया कि आप अमेरिका में ही रुक जाइए, हम आपको अमेरिकन सिटीजनशिप भी देंगे और सैलरी इंडिया से 5 गुना ज़्यादा देंगे। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया है कि एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ऐसे समय पर किसी भी साधारण इंसान के लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कलाम जी तो अपने महान उद्देश्य को अपने दिल और दिमाग में रखते थे और एक बात सोचते थे कि भारत को समृद्ध और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। और हिंदुस्तान के लिए वो अमेरिका के सभी ऑफ़र को ठुकरा कर इंडिया वापस आ गए। जब इन्होंने वापस आकर इसरो को ज्वाइन किया था तो इनको ऑफिस एक चर्च में बनाना पड़ा और सभी साइंटिस्ट वहीं पर काम किया करते थे। और इनका रॉकेट लॉन्च पैड इन्होंने एक समुद्र तट पर तैयार किया था और उस टाइम उन्होंने एक गौशाला को अपनी लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया। कैन यू इमेजिन कि इनको अपने रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट साइकिल से और बैलगाड़ी से लॉन्च पैड तक लेकर जाना पड़ता था। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी 1963 में इन्होंने साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च कर दिया था। ये अपने काम में इतने व्यस्त थे कि 32 साल की उम्र में इनके घर वालों ने इनकी रिंग सेरेमनी फ़िक्स कर दी और ये सेरेमनी में जाना ही भूल गए। घर पर सब लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे और ये अपने रॉकेट तैयार करने में व्यस्त थे। इस वाक़ये से आप समझ सकते हैं कि ये अपने काम को कितने समर्पित थे। ईयर 1969 में इन्होंने इसरो के डायरेक्टर का पदभार संभाला। इन्होंने सोचा क्यों ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV दोनों पर एक साथ काम किया जाए, इससे ये दोनों काम कम खर्च में हो जाएंगे। इन्होंने सरकार से फ़ंड मांगा तो इंदिरा गांधी जी ने पब्लिकली फ़ंड देने से मना कर दिया और साइड से इनको थोड़ा सा फ़ंड दे दिया और बोला कि आपको सिर्फ इतना ही फ़ंड मिलेगा, इसी फ़ंड में आपको काम कंप्लीट करना है। फ़ंड मिलते ही कलाम जी दिन रात करके अपने काम में जुट गए और ये डेली 18 घंटे दिन में काम करते थे। साल के 365 दिन लगातार 10 साल तक इन्होंने कठोर परिश्रम किया और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ईयर 1979 में जब इनका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया और ये पूरी तरह टूट चुके थे, ये हताश हो गए क्योंकि उस समय पूरा भारत इनसे उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था। और जब मीडिया ने कलाम जी से उनके फेलियर के बारे में पूछा तो उनके प्रोफेसर जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने पूरा फेलियर का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। फिर से 1 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद कलाम जी ने SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और इससे खुश होकर इंदिरा गांधी जी ने कलाम जी को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया
और जब कलाम जी इंदिरा गांधी जी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो इन्होंने वहां पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा था। कलाम जी ने बिहारी जी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बिहारी जी ने हाथ नहीं मिलाया और उनको अपने गले लगा लिया और बोले कि इसी तरह देश हित में कार्य करते रहिए। सन 1981 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिसाइल बना रहे हैं, इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तब उनके दिमाग में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल बनाने का आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी मिसाइल बनाई जाए कि हमारा दुश्मन आगे भागे तो मिसाइल उसके पीछे जाए और अगर दुश्मन छिपे तो उसको वहीं जाकर मारे। इसके बाद तो इन्होंने एक एक करके मिसाइल्स की लाइन खड़ी कर दी। सन 1985 में इन्होंने त्रिशूल मिसाइल बना दी और 1989 में इन्होंने पृथ्वी मिसाइल लॉन्च कर दी। व्यास और नाग मिसाइल के बाद अग्नि बची थी जिसमें हर बार फेल हो जाते थे, लेकिन 1989 के एंड तक आते आते इन्होंने अग्नि मिसाइल को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। इनके माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि इतनी पावरफुल मिसाइल बनाई जाए जो भारत से अमेरिका, चाइना और अन्य देशों तक जा सके। ईयर 1989 में अग्नि को लॉन्च करने के बाद भारत ने मिसाइल जगत में 6th पोजीशन होल्ड कर ली थी और ये सब पॉसिबल हो सका सिर्फ APJ अब्दुल कलाम की वजह से। और कलाम जी की वजह से ही सन 1993 में PSLV को भी हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया था और आज उसी की वजह से भारत 2014 में मंगल का सफ़र पूरा कर चुका है और 2017 में APJ अब्दुल कलाम के कारण ही 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। जब सभी देश अपनी अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने में व्यस्त थे तो इससे हमारी सुरक्षा पर खतरा आने की संभावना बढ़ रही थी। इसलिए इन्होंने भारत की परमाणु की शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य किया और उनकी ये मेहनत रंग लाई। सन 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से अपना पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब्दुल कलाम जी को 1997 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अपनी 41 साल की सेवा भारत को देकर कलाम जी 1999 को रिटायर हो गए और उसके बाद अपने टीचिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में वापस चले गए। इसके बाद 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। ये पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बैग के साथ राष्ट्रपति भवन में गए थे और 2 बैग के साथ ही अपने कार्यकाल पूरा करके वापस आ गए। इनके पास संपत्ति में भले कुछ खास नहीं था, पर इनके पास टोटल 40 डॉक्टरेट थी। जिस भी कॉलेज में जाते थे वहाँ इनको डॉक्टरेट्स दी जाती थी और इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर और 70 साल की उम्र में इन्हें यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ये पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में अपना लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा आया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे इन्हें गंभीर हालत में बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद इनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के KP करम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। इनके अंतिम संस्कार में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। कलाम जी 26 मई को स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो स्विट्ज़रलैंड इस दिन को साइंस डे के रूप में मनाता है। अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे देश के मिसाइल मैन के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और यह भी बताना कि अगली वीडियो में आप किन के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।